वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो 10th क्लास का मैथ्स चैप्टर। पढ़ेंगे आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझो। 9th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था? सारी डायमेंशन, सारे एंगल, सारी साइड्स इक्वल है ना। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन ये इसके बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर ये शेप देखें आप, तो ये क्या है? ये सारी साइड सिमिलर है, एक जैसी है, लेकिन ये बिल्कुल एक जितनी नहीं है। एक जैसी होना और एक जितना होने में, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ना है अब एक जैसा, एक जितना होता है, एक ही जितना होगा, वो होगा सिम कॉन्ग्रुएंट। ये हमने पढ़ा 9th क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में सिमिलैरिटी। तो दे आर प्रपोज, ठीक है, एक जैसा है। जैसे कि हम 9th क्लास में हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करते थे, तो ये वाली साइड के बराबर होगी, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, तीनों साइडें बराबर, एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हैं, साइड्स इक्वल हैं। तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी का एग्जांपल। लेकिन जब सिमिलैरिटी की बात आती है, तो ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ? जैसे अगर x अपॉन वाई, x अपॉन 2x करूं, तो कितना आंसर आएगा? 1/2। y अपॉन 2y करूं, क्या आंसर आएगा? 1/2। z अपॉन 2z करूं, क्या आंसर आएगा? 1/2। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक प्रोपोर्शन सबकी एक जैसी होगी। एक बात। दूसरी बात, ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे x और y के बीच में एंगल बन रहा है, वो वही है जो 2x और 2y के बीच में बन रहा है। x और z के बीच में वही एंगल है जो 2x और 2z के बीच में बन रहा है। तो एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, y और z के बीच में जो एंगल है वो 2y और 2z के बीच में एंगल बन रहा है। तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है? साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल्स इक्वल होने चाहिए। क्लियर? जैसे कि अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हम देखें, फिगर एक जैसी सी दिखाई दे रही है। ये एंगल 70, ये 85, ये 105, ये 100। एंगल्स तो इक्वल है। अब यहां पर देखें 2/4 डिवाइडेड बाय 4.8, तो 2/4 डिवाइडेड बाय 4.8 कितना होगा? 1/2। इसी तरीके से 2/5, 70 और 100 डिग्री के बीच में जो एंगल है, जो साइड है, वो है 2.5। और यहाँ पर 70 और 100 के बीच में जो एंगल है कितना है? साइड है 5। सो 2.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही इन दोनों के बीच में चेक करें, 1.5 और 3, ठीक है, तो कितना आ गया? 1/2। इसी तरीके से 2.1, यहाँ 1 है अगर मान लो, और ये 2 है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। हाँ, सो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, या इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं 1 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 2 है। तो अभी क्या होगी? रेशो कितनी हो जाएगी? 1:2। तो सारी साइड्स की रेशो क्या चल रही है? 1:2। और एंगल्स इक्वल है, तो इसलिए ये फिगर क्या है? सिमिलर है, क्योंकि सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। ये 1/2 ही रहने चाहिए सारे नंबर्स। ये हमेशा ये नहीं कि ये दो तो 1/2 आ गए, एक 1/3 आ गया, एक 1/4 आ गया, तो प्रोपोर्शनल है। नहीं, सारे बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी फिगर देखो, ये सारी साइड्स हैं 2.1 और ये कितनी है? 4.2, 4.2। सारी साइड्स प्रोपोर्शनल है। 2.1 डिवाइड बाय 4.2 करोगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आएंगे। लेकिन ये एंगल इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये फिगर सिमिलर नहीं है। तो सिमिलैरिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दो सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक करते हैं। सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। देखो, मैंने दो सर्कल बनाए, एक ये और एक ये। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है? नहीं है।
हाँ लेकिन ये है सर्कल, तो ये दे आर सिमिलर, ये सर्कल जी है, ये भी सर्कल, ये क्या है सर्कल, ये क्या है सर्कल। तो दो ट्राइंगल्स हमेशा, दो सर्कल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। फिर उसके बाद सारे स्क्वायर्स, क्या स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सिमिलर होते हैं, क्योंकि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट का तो मतलब क्या होता है? बराबर, ये बराबर तो है ही नहीं। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सारे एंगल इक्वल। देखो तो ये सारे एंगल 90 हैं, पहली बात प्रूव हो गई। दूसरी बात, अगर इसकी साइड x है मान लो, तो सारी साइड x होंगी, x x x x, और इसकी साइड y है, y y y y। तो रेशो क्या होगी साइड्स इनकी? रेशो क्या होगी? x अपॉन y। इसकी रेशो क्या होगी? x अपॉन y। इसकी और इसकी रेशो क्या हो जाएगी? x अपॉन y। इस साइड और इस साइड की रेशो क्या हो जाएगी? x अपॉन y। और इसकी प्रोपोर्शन क्या हो जाएगी? तो इसका मतलब सारी साइड्स भी प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों स्क्वायर क्या है? सिमिलर हैं। इसी तरीके से कौन से ट्राइंगल कहते हैं सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? इक्विलेटरल। व्हाई? इक्विलेटरल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 60 60। साइड्स भी इक्वल होती हैं, तीनों साइड अपने ट्राइंगल की इक्वल होती है। तो मैं सेम बात बोलूंगा, ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा सा एंगल है, इसके तीनों साइड अगर एक्स 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 है और बड़े की सारी की वाई 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 है, तो साइड्स की रेशो क्या होगी? एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई। रेशो बराबर है और सारे एंगल एक 60 डिग्री भी है। साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर इसके बाद दो पॉलीगन्स जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, पॉलीगन का मतलब बहुत सारे गन जिसकी साइड सेम है, ठीक है, सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब समझ गए हो कि नहीं समझते हो? जैसे मैं अभी यहाँ आपको बता रहा था, जैसे कि 85 और 70 के बीच की जो साइड है, 85 और 70 के बीच की साइड, ये मत बोलना कि ऊपर वाली है तो ये भी ऊपर वाली, नो, जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये भी ऊपर वाली, ये भी ऊपर वाला जरूरी नहीं, हो सकता है ये वाली फिगर घूम जाए, 90 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री घुमा दो, तो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। सही है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो उसमें कैसे ध्यान देना, दो एंगल्स को पकड़ना और उसके बीच की साइड, 85 और 70 के बीच की साइड, 85 और 70 के बीच की साइड ऐसे पकड़ना, 70 और 100 के बीच की साइड। बहुत बारी फिगर तो ऐसे ही आती है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सोचो कि इधर वाली राइट है तो राइट, ऊपर वाली ऊपर की तरफ, नीचे वाली नीचे की तरफ, लेफ्ट वाली लेफ्ट की जैसी, नो, इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। ठीक है, इस बात को समझ गए? हाँ, तो इसी को बोलते हैं, आप समझ आ गया कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? कहता है एग्जाम्पल बताओ दो सिमिलर फिगर्स का। सिमिलर फिगर्स का मतलब मैंने एकदम रेक्टेंगल बना दिया, तो ठीक है, तो सारे एंगल्स इक्वल हैं और इस साइड की रेशो वही होगी जो इस साइड की रेशो होगी। ठीक है, ये कैन बी सिमिलर। नहीं, पर हम सिमिलर में बेसिकली तो इट शुड नॉट बी द रेक्टेंगल, इट शुड बी द स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो तो हो सकता है क्या आपका सिमिलर, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से ये हमने बना दिया, ये दूसरे ट्राइंगल को देखो तो इसको हम देखते हैं, तो ये हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, बनाता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं, यहाँ पर भी, क्लियर। तो दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो सिमिलर है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो 60 डिग्री के हैं सारे एंगल्स आर 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर भी ऐसे लिख दो 90 90 90 90 का निशान बनाना जरूरी है, अदरवाइज ये मालूम नहीं चलेगा कि ये क्या है, इक्वल नहीं है। दूसरी बात, ये ऐसे निशान बना दो, इसका मतलब है चारों साइड बराबर है, और यहाँ पर ऐसे निशान बना देते हैं हम कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये इसके बराबर है। ये एक सिंबॉलिक तरीका है दिखाने का, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ही नॉन सिमिलर की बात करें, तो अब यहां पर देखें तो यहाँ तो 90 है,
ठीक है, यहाँ पर 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। एंगल्स तो सारे मान लेते हैं 90 है, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, हाँ, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, सही है। तो इसलिए ये जो है साइड्स, जो ये फिगर दो है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है। इसी तरीके से ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में आप खुद देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर x है, ये y है, ये z है, तो ये वाला एंगल सेम नहीं है। मतलब मान लो मैं यहाँ एंगल P लिख देता हूँ, ये Q लिख देता हूँ, या R लिख देता हूँ, और x जो है वो P के बराबर नहीं है। एक एंगल भी अगर मैंने फेल नहीं लिखा, चाहे बाकी दोनों एंगल सेम हो, तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ठीक है। वेदर ये फिगर और ये फिगर सिमिलर है कि नहीं? भाई देखो, इस फिगर को देखो, पहले साइड्स को चेक कर लिया, 1.5/3, 1.5/3 कितना होता है? 1/2, 1.5/3 कितना होता है? 1/2। लेकिन यहाँ 90 का निशान दिया हुआ, मतलब ये 90 डिग्री है, लेकिन इस वाली फिगर में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये 90 नहीं है, ये 90 है। तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये ट्राइंगल्स, ये फिगर भी सिमिलर नहीं है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या हुई सिमिलर प्रूफ करने की? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, या इन सबकी रेशियो सेम होनी चाहिए। आप सबसे पहली थ्योरम पढ़ते हैं, वो है बीपीटी थ्योरम, जो बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थिल्स थ्योरम। ये क्या बोलती है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने एक ट्राइंगल बनाया और एक लाइन ड्रॉ करी है इसके पैरेलल। यहां तक फिगर समझ में आ गई? कह रहा है अब ये जो ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में जो साइड्स डिवाइड हुई हैं, दे आर इन द सेम रेशियो। मतलब AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC के, ये इक्वल है। AD अपॉन DG की जो रेशियो है वो बराबर है AE अपॉन EC की रेशियो के। ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो साइड्स को इक्वल ज्वाइन कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसलिए डॉटेड करना। D से AE के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना G, E से AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना F। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना AE पे, और E से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। अब हमने 9th क्लास में थ्योरम एक पढ़ी थी, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, उनका एरिया इक्वल होता है। देखो दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। सबसे पहले ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये तो ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल है, ये हमारे को गिवन है। नाउ दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल एक, एंड ये वाला ट्राइंगल दो, ये दोनों सेम बेस पे है। सेम बेस क्या है? D, एंड बिटवीन सेम पैरेलल है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल है, इसका एरिया और इसका एरिया, ये एरिया इक्वल है। अब एरिया ऑफ बेस निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या तरीका होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो अगर हम एक फिगर बनाऊं मैं ऐसे, तो आपने देखा होगा कि बेस आपको मालूम है, हाइट आप सामने से ड्रॉ करते हो। ठीक है, ये अगर मैंने इसके ऊपर एक हाइट ड्रॉ कर दी, ये मेरा बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूंगा, है, तो एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर फिगर कुछ इस तरीके से बनाई जाए, तब क्या करोगे? आप बताओ, उस केस में कैसे इसका एरिया निकालेंगे? तो उस केस में एरिया निकालने के लिए ऑल्टीट्यूड हमेशा ऐसे ड्रॉ करा जाता है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड हमेशा इसी तरीके से ही ड्रॉ किया जाएगा, सामने वाली साइड से इस साइड को। हाँ, अब इसमें करना ये पड़ेगा कि इस साइड को हमको थोड़ा सा आगे की तरफ क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इसको भी अगर मेरे को समझना है तो शेडेड ऐसे बनाता हूँ। ये बात समझ में आ गई? तो बेस क्या हुआ? हाफ इंटू बेस, बेस मतलब ये है यहां से लेकर यहां तक, और हाइट क्या हुई? यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो भी एरिया क्या आएगा? ये जो शेडेड आपको दिखाई दे रहा है ना, येलो येलो कलर का, जो मैंने अब रेड कर्सर कर दिया, तो यही एरिया आपको निकल जाएगा। लॉजिकली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं, ये मेरी हाइट है और ये मेरा बेस है, यहां से लेकर यहां तक। मेन बात समझ में आ गई? तो हाफ इंटू बेस
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा तब भी इसी ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसी शेप को आप अपना ध्यान केवल आप इस शेप के ऊपर दो, तो ऐसी शेप आपको यहां दिखाई दे रही है। देखो ध्यान से, ये फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। तो इसका ऑल्टीट्यूड हमने यहां पर ड्रॉ करा हुआ है। तो बेस क्या हुआ BD और ऑल्टीट्यूड क्या हुआ EF। इसी तरीके से अब इस ट्राइंगल को देखो आप, ठीक है, इसका ऑल्टीट्यूड ये है, बेस है EC, बेस है EC और ऑल्टीट्यूड है DG। बेस है EC और ऑल्टीट्यूड है DG, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये सब बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। फिर इसका एरिया लिखेंगे तो इसका बेस है BD, हाफ इंटू BD इंटू EF। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे लिखोगे, हाफ इंटू CE इंटू ऑल्टीट्यूड DG। लिख लिया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, BD इंटू EF इज इक्वल टू CE इंटू DG। अब आओ इस वाले ट्राइंगल के ऊपर जो ऊपर सा बना हुआ है। अगर आप इधर से बेस देखते हो तो सामने से ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एरिया हाफ इंटू AD इंटू EF। इसी तरीके से अगर आप इस ट्राइंगल का बेस, अगर यहाँ पर AE को बेस देखते हो तो ऑल्टीट्यूड आ जाएगा DG। तो AE को बेस देखते तो ऑल्टीट्यूड आ जाएगा DG, हाफ से हाफ हुआ कैंसिल, AD इंटू EF, AD इंटू DG। अब हमने जो ऊपर माना था इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मेरी को इसकी जरूरत नहीं है। समझ आ गई ना आपको बात, ये बनाना नहीं है आपको ना। अब क्या करें, हम डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट दिस डिवाइडेड बाय दिस, LHS बाय LHS, RHS अपॉन RHS। तो LHS अपॉन LHS लिखा, RHS अपॉन RHS लिखा। तो इसमें क्या हुआ, EF से EF कैंसिल हो गया, DG से DG कैंसिल हो गया, क्या बचा BD अपॉन AD और CE अपॉन AE, ठीक है। क्लियर। इसको मैं या तो उल्टा लिख दूं, AD अपॉन BD, AE अपॉन CE। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। एक चीज और भी इसमें बताता हूँ, कई बार ये भी पूछी जाती है। मान लो यही लिख लिया हमने AD अपॉन BD, CE अपॉन AE, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड। तो BD प्लस AD, BD अपॉन AD प्लस 1, CE अपॉन AE प्लस 1, BD प्लस AD अपॉन AD, CE प्लस AE अपॉन AE। BD प्लस AD क्या हुआ, BD प्लस AD, तो ये पूरी लाइन हो गई AB, ये AB हो गया। CE प्लस AE क्या हुआ, CE प्लस AE कितना हो गया AC, AC। नीचे क्या हुआ AD, ऊपर क्या हुआ AE। यहां तक ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक हमारी मेन बात तो हुई क्लियर। अब मतलब अब हमने क्या कर दिया, इसको एक नहीं दो तरीके से, इसको हमने एक नहीं दो तरीके से हमने इसको लिख दिया। बात एक ही है, बात वही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका अब ये भी बन सकता है। क्या बन सकता है, देखो क्या लिखा है मैंने। अब आ गया हमारे पास AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। मतलब अब ऐसे समझो कि यहाँ पर अब ये एक छोटा ट्राइंगल है और ये एक बड़ा ट्राइंगल है। तो छोटे ट्राइंगल की ये वाली साइड तो बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड AB अपॉन AD। तो इधर होगी छोटे ट्राइंगल की A, तो बड़े की क्या होगी AC। बस ये आ गई बात ये। तो अगर छोटी साइड पहले लिख रहे हो और बड़ी बाद में लिख रहे हो, तो यहाँ पर भी छोटी पहले लिखनी पड़ेगी, बड़ी बाद में लिखना। और अगर पहले बड़ी लिखोगे AB, तो AC पहले लिखो, बड़ी पहले राइट साइड की भी लिखोगे। फिर छोटी लिखोगे इसकी, तो इसकी भी छोटी लिखोगे। सही है, बड़ी अपॉन बड़ी, छोटी अपॉन छोटी, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अब प्रूविंग जिस हिसाब से आएगी आप उस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हो। तो हमने अभी क्या किया, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम करी। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे को एक गिवन था कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और हमको प्रूव करना है कि ये साइड जो टू कट गई है ये प्रोपोर्शनल है।
इसके लिए हमने सबसे पहले इन दोनों को ज्वाइन किया और हमको मालूम था कि जो ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं इनका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, इसलिए इनका दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया निकालने के लिए हमने इसको बोला हाफ इंटू बेस। बेस तो ये हो गया, ऑल्टीट्यूड हमने ई से एफ ज्वाइन कर लिया, इसीलिए जब इसका ये वाला बेस था ईसी तो ऑल्टीट्यूड हमने डीजी बना लिया। तो इस तरीके से हमने एरिया लिख दिया और दोनों को कर दिया इक्वेट, एक तरीका। दूसरे तरीके में हमने क्या करा, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए? दोनों को इक्वेट किया, डिवाइड किया, कट गए टर्म्स और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गए। +1 कर दिया तो रूप चेंज हो गया। अब इसी के थ्योरम की कन्वर्स ऑफ थ्योरम कहता है कि अगर लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स को इन द सेम रेशो, रेशो सेम है, तो प्रूव करो ये लाइन पैरेलल है। मतलब कहना ये, मतलब लॉजिकल इसका मतलब ये है कि अगर AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, तो प्रूव करो कि ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, कन्वर्स है, थ्योरम की कन्वर्स है। सो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लाइन पैरेलल नहीं है, एक लाइन बना लेते हैं जो कि इसके पैरेलल हो। तो जो इसके पैरेलल है वो होगी DE डैश। अगर DE डैश पैरेलल है तो अभी हम थ्योरम ऊपर क्या पढ़ कर आए हैं कि AD अपॉन DB इक्वल है, क्या होगा, AE डैश अपॉन E डैश C होगा ना। लेकिन AD अपॉन DB किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB इसके इक्वल भी है, AD अपॉन DB इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल है AE अपॉन EC के, तो ये तभी पॉसिबल है जब E और E डैश एक दूसरे के क्या करें, ओवरलैप करें, कोइंसाइड करें। और अगर E और E डैश कोइंसाइड करेंगे इसका मतलब ये दोनों दो लाइन नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन होगी। सो दस वी कैन से कि ये जो साइड, ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है। क्लियर? तो जब आपको प्रूव करने के लिए आए, जब लाइनें पैरेलल प्रूव करने की बात आए तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगानी है, और जब साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव करने की बारी आए तो बीपीटी थ्योरम लगानी है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप रीजन लिखोगे तो रीजन में आपको यही बातें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब साइड्स पैरेलल प्रूफ करने की बात आए तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखना हो तो बीपीटी थ्योरम लिखनी है। चलो न्यूमेरिकल करते हैं 2-4। इफ ए लाइन जो है, एक ये ट्राइंगल है, इसके ऊपर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये लाइन इसके पैरेलल है। प्रूफ करो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC के, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, AE अपॉन BD अपॉन, हमने वैसे लिख दिया, ठीक है, AD अपॉन BD अपॉन AD इक्वल लिख दिया CE अपॉन AE के, लिख लिया। दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो BD प्लस AD AE प्लस AC अपॉन AE आ गया। अब BD प्लस AD क्या होता है, BD प्लस AD क्या होता है, AB, तो इसकी जगह हमने AB लिख दिया। EC प्लस AE क्या होता है, ये होता है AC, ये AC लिख लिया। नीचे आ गया AD AE। अब आप एक चीज सोचो, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप अगर आप यहां पर इस तरीके से लिखते AD अपॉन BD AE अपॉन EC लिख देते तो क्या होता, दोनों साइड 1 ऐड करते, फिर क्या होता, AB प्लस BD अपॉन BD AE प्लस EC अपॉन EC हो जाता। अब AD प्लस BD होता क्या है, AD प्लस BD तो हो जाता AD, और AE प्लस EC क्या होता है, AC AC। ठीक है, सो लेकिन नीचे का रहता BD और EC, नीचे रहता आपका BD और EC, लेकिन आपको चाहिए नहीं था, आपको चाहिए था AD और AE, ये वाली साइड चाहिए थी, ना कि ये वाली साइड चाहिए थी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब प्रूविंग करते वक्त कि किस हिसाब से लिखना है। समझे मेरी बात को, AB अपॉन AD है तो डिनोमिनेटर में AD को नीचे लिखना है, इसको पहले लिखना, इसको नीचे लिखना, पहले इसको लिख लेना।
क्योंकि अगर आपने AD अपॉन BD लिख दिया तो होगी यह समस्या कि नीचे BD इकट्ठा हो जाएगा, नीचे BD और EC आ जाएगा। सही है ये भी, लेकिन आपको ये प्रूव नहीं करना, प्रूव आपको कुछ और करना है। तो अपनी प्रूविंग के हिसाब से समझना, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हैं, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना, समझाया फिर भी कॉपी करना और ध्यान से, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है कि ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और EF जो है वो AB के पैरेलल है, सॉरी AB जो है वो CD के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल है। प्रूव करना है AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC के। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक फिगर को दोबारा बना लिया और हमने एक इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो अब हमको मालूम है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन AB तो CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब EF इसके पैरेलल हो गई। अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन OC के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ट्राइंगल देखो बस आप छोटे छोटे, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये साइड इसके पैरेलल है। आपने ऊपर चेक करो कैसे लिखा है, AO अपॉन OC, तो AO अपॉन OC किसके इक्वल होगा, BF अपॉन FC के। पहले नीचे वाला लिया है AO, फिर ऊपर वाला लिया OC, तो पहले BF लेना नीचे वाला, फिर FC लेना ऊपर वाला, ठीक है। तो जैसा आप कर रहे हो वैसे ही देखना। यहाँ पर अगर आपने, जैसे मैंने यहाँ लिखा CO अपॉन AO, ठीक है, तो CO अपॉन AO, तो फिर वहां पे CF अपॉन FB, ठीक है। तो फिर हमने इसको पहले CO अपॉन AO लिख दिया, फिर इसको इन्वर्ट चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ हमने AO अपॉन OC लिख दिया था, ठीक है। तो अगर इसको भी रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स कर दो, इसे इन्वर्ट बोलते हैं, इन्वर्स करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वर्टेंडो। ये रेशियो प्रोपोर्शन की लैंग्वेज है। So thus we can say that this one is equals to 2, क्योंकि ये भी AO अपॉन OC के बराबर है और ये भी AO अपॉन OC के बराबर है, तो AE अपॉन ED BF अपॉन CF के बराबर है। यही प्रूव करना था, हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन में PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ इक्वल है PT अपॉन TR के। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये साइड प्रोपोर्शनल है, लाइन ऑफ पैरेलल है, ये कन्वर्स ऑफ BPT लिखेगी, इफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन लाइंस आर पैरेलल। एक चीज और भी है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये भी गिवन है। प्रूफ करना है कि PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मेरे को एक बात बताओ कि ये लाइन अगर दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल बन गई तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, बराबर। अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है बट एंगल 1 तो एंगल 3 के बराबर है, तो इसका मतलब 2 और 3 एक दूसरे के बराबर है। अगर 2 और 3 बराबर है, आप बड़े ट्रायंगल को देखो, अगर दो एंगल्स बराबर है तो उसकी दो उल्टी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है PQR वो क्या है, आइसोसेलेस है, ठीक है। समझ गया मेरी बात, क्या नहीं समझ गया, बस यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस, देयरफॉर ट्रायंगल PQR R इज आइसोसेलेस, ठीक है बच्चों, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां तक हमने आज किया। आज वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 6.2 और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करनी है, कैसे देखनी है, ठीक है। ये दो थ्योरम बहुत कराई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि याद करके ही जानी है, ठीक है। और हमने आज समझा कि सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी को देखने के लिए क्या नजरिया है, कॉन्ग्रुएंसी को देखने के लिए क्या नजरिया है, समझ आ गया होगा कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये सिमेट्रिक हैं, इसकी लेंथ ब्रेड्थ सभी डायमेंशन सेम है, लेकिन ये फिगर जो हैं ये सारी एक दूसरे को सिमिलर है, दिख रही है एक जैसी, लेकिन ये बराबर एक जैसी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो
सिमिलैरिटी का आज ये फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ, साथ साथ खत्म करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ साथ खत्म नहीं करोगे ना फिर मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।